हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये है आपका पार्ट वन में हम लोग क्या करेंगे कि इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है ना, कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप निकालेंगे और कूलॉम्स लॉ के कुछ अदर फॉर्म्स भी होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशंस, मतलब कूलॉम्स लॉ कहाँ पर वैलिड है, कहाँ कूलॉम्स लॉ लग सकता है, कहाँ पर नहीं लग सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका जो 5th पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन देखेंगे, है ना, उनमें तुलना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 जो आने वाला है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2, उसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ के टॉप 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टॉप 10 न्यूमेरिकल जो उससे बाहर आपके ना तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ आता है, ना तो IIT और JEE और आपका नीट के एग्जामिनेशन में। तो पार्ट 2 देखना ना भूलें, पार्ट 1 आप अच्छे से देखिए, पार्ट 2 आपको आगे मिलने वाला है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि एक्चुअल में कूलॉम्स लॉ क्या। आपको जानने से पहले, इससे पहले हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अब पॉइंट चार्ज क्या होता है हिंदी में बोले तो बिंदु आवेश। पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम लोग लेक्चर पे आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या है, सपोज मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अगर क्या देखा जाए कि जहाँ से हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है। अब यहाँ से ये जो है वो इस चार्ज को देख रहा है ना, इस चार्ज को देख रहा है, तो यहाँ पर इनके बीच के जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। मान लो ये जो चार्ज है, ये इसके ऊपर है, इसकी लेंथ जो है वो L है, सपोज L है। लेकिन जो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बहुत दूर से उसको देख रहा है, तो ये क्या लगेगा, इसको वो एक पॉइंट जैसा दिखाई पड़ेगा। सपोज आप मान लो कि आपने यहाँ पे कहीं पे कोई चार्ज रखा, इस जगह पे कोई चार्ज रख दिया और इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को आप बहुत दूर से देख रहे हो। मान लो इस ऑब्जेक्ट को आप 500 मीटर दूर से देख रहे हो या 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हो, तो वहां से अगर ये चार्ज आपको दिख रहा है तो आपको क्या लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज यहाँ पे कोई रखी हुई है। मतलब क्या है, इनके बीच में जो सेपरेशन है, जहाँ आप खड़े हो, जहाँ ये पॉइंट रखा हुआ है, उनके बीच के जो सेपरेशन है, जो दूरी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपको एकदम पॉइंट की जैसा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे वो, तो इस आदमी को, ये जो मैन यहाँ पे है, इस मैन को क्या करना, ये जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा, जो यहाँ पे रखा हुआ होगा, वो इसको एक पॉइंट के तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है। मतलब पॉइंट चार्ज कब बन जाता है, जब R इज ग्रेटर L, मच ग्रेटर देन L। तो R बहुत बड़ा है, इनके बीच के जो सेपरेशन है बहुत ज़्यादा है और ये बहुत छोटा सा चार्ज है। तो हम लोग बोलते हैं कि तब वो जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज, है ना। उसको दूर से देखने पर एकदम पॉइंट जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट चार्ज है। चलिए हम लोग कूलॉम्स लॉ पे आते हैं। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ, देखो कूलॉम्स लॉ में जो इन्होंने ये लॉ बताया, ये इन्होंने बताया था 1785 में। इन 1785 इन्होंने चार्ज के बारे में डिस्कस करा और कहा, इन्होंने एक वर्ड बोला, क्या बोला, कहा कि इंटरएक्शन ऑफ चार्ज। इंटरएक्शन ऑफ चार्ज के बारे में इन्होंने बताया कि चार्ज जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कभी वो रिपल कर जाते हैं, कभी वो
अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो मतलब इंटरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में इन्होंने बताया। कैसे चीज़ें जानेंगे, देखो मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। इन दोनों की जो बीच की सेपरेशन है वो मान लिया r है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो r है। यहाँ पर मान लिया एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। अभी आप देखो यहाँ पे दोनों चार्ज जो हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये देखो पॉजिटिव हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट चार्ज है वो सेकंड चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की इधर, एक्चुअल में बाहर की तरफ लगाएगा। क्योंकि भैया यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो फोर्स कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ F। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। अब ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स कहाँ लगाएगा, पीछे की तरफ F, ठीक है। अगर मान लो कि यही इस डायग्राम को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, वो कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, मान लिया r है। अब ये वाला इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाएगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लिया ये इन पे फोर्स लगा रहा है F, और ये वाला चार्ज इन पे कितना फोर्स लगाएगा, ये इनको इधर खींचेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे दोनों निगेटिव चार्ज हो, चाहे एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, सब पे काम कर सकता है ना। तो कूलम्ब साहब ने क्या बताया, इन्होंने पहला पॉइंट बताया कि इस पर, इन दोनों चार्जेस पर ये जो फोर्स काम कर रहा है, ये जो बल काम कर रहा है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, है ना। कि इन दोनों चार्जेस पर जो लगने वाला फोर्स है ना, इन दोनों चार्जेस पर जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। मतलब फोर्स एक्ट्स ऑन द बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस, है ना। मतलब इन पर जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो ये फोर्स लग रहा है वो इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर थर्ड, इन्होंने बताया कि फोर्स ऑलवेज acts along line joining of the charges। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस। मतलब जो फोर्स ये काम करता है वो हमेशा इन दोनों के, है ना, इन दोनों के जो सेंटर हैं, इन दोनों को जो सेंटर को मिलाने लिए जो लाइन है, ये जो मिलाने वाली लाइन है, इसके अलोंग काम करेगा हमेशा। अलोंग का मतलब इसके पैरेलल। मान लो यहाँ पे जरा समझ लो इस बात को, दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स इसके अलोंग लगाएगा, लाइन को जोड़ते हुए फोर्स लगाएगा। कभी फोर्स ऐसे नहीं लगेगा कि ये चार्ज इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है या ऐसे फोर्स लगा रहा है या ऐसे फोर्स लगा रहा है। ये सारे फोर्स क्या हैं, सब गलत है, ये फोर्स सही होगा। तो हमेशा ये जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इसके लाइन ज्वाइनिंग लगाएगा। उसी तरीके से इधर बोल सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग फोर्स लगाता है, कभी इधर 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 कभी भी फोर्स नहीं लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा कि जो फोर्स होता है, जो बल लगता है, वो दोनों आवेश जो हैं
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब समांतर लगता है, उसी के पैरेलल में चलता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा कि जो फोर्स काम कर रहा है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर काम करेगा। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और देखो, फोर्थ नंबर, ये बोला जाता है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये जो फोर्स है मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब क्या हो गया, फोर्स जो होता है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम का मतलब क्या हो गया कि माध्यम कुछ भी हो सकता है। अभी मान के चलो यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एयर है, दोनों चार्ज को आपने एयर में रखा है कहीं पे, तो बढ़िया फोर्स काम कर रहा है। अब मान के चलो इन दोनों चार्जेस को उठा करके कहीं वाटर में पुट कर दो, वाटर में जाकर के रख दो, या ऑयल में जाकर के रख दो, एल्कोहल में जाकर के रख दो, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा वहां पे, है ना। तो वहां पे क्या बोला गया है कि फोर्स जो होता है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चार बातें इसमें इस पॉइंट में है। पहला है जो फोर्स काम करता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा क्या है, जो फोर्स काम करता है इनके बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड क्या है, जो फोर्स काम करेगा वो इन दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होगी, जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, उसके अलोंग काम करेगा। और चौथा ये है कि जो फोर्स काम करता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम लोग अगर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर समीकरण 1 और 2 को आपस में मर्ज कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, इन्हीं कांस्टेंट के आ सकता है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो k की वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, ये आपका जो यूनिट है वो कैसी यूनिट है, MKS यूनिट है। अगर इसी की हम लोग CGS यूनिट की बात करें, तो न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, डायन सुना है ना, डायन 1 न्यूटन = 10⁵ डायन होता है। और मीटर की जगह पे कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम्ब की जगह पे स्टेट कूलम्ब स्क्वायर, है ना, स्टेट कूलम्ब स्क्वायर। तो ये इसकी CGS यूनिट है। अब यहाँ पे एक चीज आई है एप्सिलॉन, यहाँ पे एक वर्ड आया है एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन, और यहाँ पर 0 लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, मतलब वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। देखो ये लेक्चर जो आपका होगा हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के कहानी सेम है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट हो जाएगी, इसकी जस्ट अपोजिट उल्टा लिख दो इसको, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना।
तो ये आपका क्या है, कूलम्ब्स लॉ का पार्ट था। ने क्या, ये जो आपका पूरा पार्ट लिखा हुआ है वो कूलम्ब्स लॉ है। पहला पॉइंट आपका है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। सेकंड इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। और थर्ड क्या है, जो फोर्स काम करेगा इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग काम करेगा। और चौथा जो होता है फोर्स डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अगर इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को साथ में लिखते हैं तो आपका ये बनकर तैयार हो जाता है। और ये जो पार्ट आपका लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को पुट कर लें तो फाइनली इसका आंसर आप लिख सकते हो 1/F इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब सदिश रूप देखना है इसका वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे देखेंगे, देखो मान लो ये जो चार्ज है, यहां पर Q1 चार्ज, यहां पर Q2 चार्ज, है ना। ये फर्स्ट नंबर चार्ज है और ये सेकंड नंबर चार्ज है। इनके बीच का सेपरेशन देखो, अब फोर्स कैसे एक्ट करेगा। अब यहां पहले सेपरेशन लेते हैं। सेपरेशन कैसे लेंगे, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, ध्यान से देखना, आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपको पहुंचना कहां पे है, दूसरे नंबर पे। तो यहां पे इनका जो डिस्टेंस लेंगे वो R, है ना, R। दूसरे नंबर पे पहुंचना है तो 2, कहां से पहुंचना है, 1 से, तो R2 1, ये वेक्टर समझ में आया। ये जहां पहुंचना था, इधर जा रहे थे आप, यहाँ 2 नंबर पे पहुंचना है तो 2 कहां से पहुंचना है, 1 से। और अगर आप इधर से इधर आ रहे हो तब क्या करोगे, पहुंचना कहां पे है, 1 पे, तो R1 कहां से पहुंचना है, 2 से, तो यहां पे 2, ये इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आप फोर्स देखेंगे तो Q1 इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, देखो Q1 किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 के ऊपर। तो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, पहले चार्ज की वजह से। तो कैसे लिखेंगे इस बात को हम लोग, इधर दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है पहले की वजह से, तो दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट। ये देखो दूसरे पर फोर्स लग रहा है पहले की वजह से। इधर आ जाओ, इधर फोर्स देखेंगे क्योंकि रिपल करेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले के ऊपर फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, तो पहले के ऊपर फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, है ना। ये आपका वेक्टर फॉर्म का डायग्राम है, आप वैल्यूज लिख सकते हैं फटाफट से। देखिए अगर आप F12 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। देखो आप इधर की डायरेक्शन चॉइस कर रहे हो, फोर्स इधर का ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस भी इधर वाली ही मेजर करेंगे, कितनी, R1 2, तो R1 2, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, इसका क्या, मॉड ऑफ स्क्वायर। और साथ में डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, R कैप इसका 1 2 का, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, तो इसको आप R स्क्वायर लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका R कैप 1 2। इसी तरीके से उस वाले फोर्स को आप लिख सकते हो F21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई। अब इधर का फोर्स ले रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन चॉइस करनी पड़ेगी, कितनी है, 2 1, तो R21 किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, इधर ही वाला, 1 2 था इसमें था, तो 1 2, यहाँ 2 1, तो यहाँ पे 2 1, है ना। इस चीज को भी आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई
आर स्क्वायर और साथ में आर कैफ 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके सामने फार्मूला लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो आप कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखे, इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉरी, देखिए कुछ इसके न्यूमेरिकल पार्ट है। मान लो पहला, यह आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यह आपका पता है ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यों, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यों, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर है। तो बोला गया जो क्यों चार्ज है वो इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप निकाल सकते हो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 होता है, तो Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q डिवाइड बाई नीचे कितना होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, और साथ में क्या लगाएंगे, देखो एक्स डायरेक्शन में रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करते हो आप, आई कैफ, मतलब आपको पता होना वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, एक्स के लिए आई कैफ, वाई के लिए जे कैफ और जेड के लिए के कैफ। और अगर आपका एक्स प्लस वाई है ना, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ। तो इस तरीके से आपने वेक्टर में पढ़ा होगा इन बातों को। चलिए एक और न्यूमेरिकल पार्ट आप कर सकते हो, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, सॉरी 0,0। अब यहाँ पर एक कैपिटल क्यों चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल क्यों चार्ज रखा हुआ है, इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो गई, आर। अब अगर आपसे हम पूछें कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स = कितना हो जाएगा, फोर्स कहाँ, वाई डायरेक्शन में, तो आप वाई भी लिख सकते हो, इसको एक्स भी लिख सकते हो। तो वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q इंटू Q और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में जाना है आपको, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन के लिए क्या चॉइस करते हैं, जे कैफ। ये देखिए, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन का है। अगर इसी तरीके से हम लोग जेड डायरेक्शन ले लें, तो ये देखो एक्स वाई जेड, जेड डायरेक्शन क्या होता है, देखो ये एक्स, इधर एक्स ऊपर, वाई जेड आपके सामने होता है, ऐसे है ना, जेड कहाँ होता है आपके सामने। तो मान लो यहाँ पे 0,0 है, ये आपका क्यों चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, स्मॉल क्यों चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और डिस्टेंस कितनी है आर। तो फिर यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन0, यहाँ किसकी है, जेड की वैल्यू, Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, साथ में किस एक्सिस पर है, जेड, तो साथ में कितना हो जाएगा, साथ में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा के कैफ। तो आइए आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से वैल्यूज को आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो एक न्यूमेरिकल टाइप ये भी है, मान लो कि यहाँ पे दो सेम चार्ज हैं, एक क्यों है एक क्यों है, और दोनों को मान लिया गया कि आर डिस्टेंस पे ऐसा रख दिया गया, और ये कहाँ रखे हुए हैं, एयर में। तब इनके ऊपर फोर्स कितना काम कर रहा है, मान लो F। दो चार्ज हैं Q और Q, सेपरेशन R है, कहाँ रखे हुए हैं, एयर में, तो इनके बीच फोर्स F है। फिर क्या करा गया, दो फिर चार्ज थे, सेम चार्ज थे, है ना, यहाँ Q1 मान लो, यहाँ Q2 मान लो, यहाँ Q1 मान लो, या Q2 मान लो। इनको रखा गया मान लो R डैश, मतलब दूरी कुछ चेंज कर दी गई, पहले कुछ 2 मीटर थी, बाद में 1 मीटर कर दिया, ऐसे मान लो सपोज। और क्या करा गया, इनके बीच में अब की बार एयर नहीं है, कोई भर दिया गया डाई इलेक्ट्रिक। क्या भर दिया गया, डाई इलेक्ट्रिक भर दिया गया। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, परावैद्युत,
अब परावैद्युत का मतलब क्या होता है? परावैद्युत का मतलब होता है जैसे मान लो कि ऐसा जिसके अंदर से करंट का फ्लो ना होने पाए, जैसे मान लो इनके बीच में इन दोनों चार्जेस के, एक चार्ज यहाँ पे रखा, एक चार्ज यहाँ पे रखा, इन दोनों के बीच में लकड़ी का बुरादा भर दिया गया, कांच भर दी गई, वो सब क्या कहलाएगा? डाई इलेक्ट्रिक, जो अपने अंदर से करंट का फ्लो नहीं होने देता है। तो बोला गया कि इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा था किसकी वजह से? मीडियम की वजह से। जो मीडियम आ गया, डाई इलेक्ट्रिक आ गया, डाइलेक्ट्रिक का फोर्स था। ये किसका फोर्स था? एयर का। बोला गया कि जब एयर में रखा गया और डाइलेक्ट्रिक में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा गया, तो इन दोनों के ऊपर जो लगा है वो फोर्स क्या है? सेम है। कहा गया ऐसा, बोल दिया गया कि इन दोनों के पास क्या है? फोर्स सेम है। तो यहां पर कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द आर डैश। आपको आर डैश की वैल्यू निकालनी है कि आर डैश की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पहले एयर में रखा गया, फिर कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके वहां डाइलेक्ट्रिक के अंदर रखा गया, दोनों को देखा गया, दोनों के पास फोर्स सेम है। जब फोर्स सेम है तो आर डैश की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैसे करेंगे? यहां पर एयर वाले में लगाते हैं पहले हम लोग। एयर वाले में आप लगा लो कुलाम्स का लॉ। तो एफ ए इज इक्वल टू, एफ और एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसी एक डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जब रखा गया इसको, तो डाई इलेक्ट्रिक की जब बात करेंगे तो एफ डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ पर ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है के साथ में जुड़ जाएगा आपका, है ना, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया कि दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ डी है। ठीक है, एफ ए की वैल्यू कितनी है? अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। एफ ए की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर किसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर डैश माना था तो ये आर डैश मान लो, और इसको भी आर डैश। 1/4 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा? 1/ यहाँ पे नीचे बचा k और r डैश स्क्वायर। तो यहाँ से आपको r डैश की निकाल सकते हो आप। r डैश स्क्वायर बराबर, इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो r स्क्वायर और डिवाइड में कितना है? k। तो यहाँ से r डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी, r डैश इज इक्वल टू, r का स्क्वायर करेंगे तो r बन जाएगा, k का स्क्वायर होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? √k। ठीक है, तो यहाँ पर r डैश की वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी? r/√k। कूलॉम्स लॉ आई इन अदर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन अदर फॉर्म, बहुत सारे और भी बहुत सारे फॉर्म हैं इनके, हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो पहला तो आपको पता है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है और ये रखे हुए हैं एयर में, वैक्यूम में। तो आपको पता है कि इनके ऊपर कूलॉम्स लॉ जो वैलिड होता है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो पीछे आपने पढ़ा है। केस नंबर सेकंड देखिए कि अगर ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, बीच का सेपरेशन R है, लेकिन इनके बीच में क्या भर दिया गया है? डाई इलेक्ट्रिक, और उसका कांस्टेंट कितना है? K है। तब फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर।
और यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देंगे के। तो तब के लिए फार्मूला ये है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब मान लो हमने क्या करा कि ये जो दोनों चार्ज थे, है ना, ये आपका Q1 और ये Q2। अब मान लो कि बीच में, इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर भी आंशिक रूप से भर दिया गया। इसके बीच में यहाँ पे क्या हुआ है कि मान लो डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये डाई इलेक्ट्रिक है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है। ये जो डाई इलेक्ट्रिक भर दिया गया है, मान लो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो T है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी है, R है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक जो है इसके बीच में भर दिया गया, बाकी इधर एयर है और इधर एयर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्स कैसे काम करेगा, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखो इस R में से, इस टोटल R में से क्या घटा देंगे हम लोग, T को माइनस कर लेंगे, तो R माइनस T और प्लस क्या करेंगे, जो इसकी डिस्टेंस है आपने पीछे अभी निकाली थी, R डैश बराबर R/√K, ठीक है। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, R डैश इंटू √K, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पर वैल्यूज रख लोगे R इंटू √K, तब फोर्स हमारे यहाँ पे ये काम करने वाला है, ठीक है। वहाँ पे R नहीं, क्या हो जाएगा आपका T, ठीक है, मतलब इसकी थिकनेस। तो क्या कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो 1/4 पाई ε0 Q1 Q2, और यहाँ पे ये R में से इसकी थिकनेस माइनस कर लो, इसकी जो मोटाई है उसको माइनस कर लो, R माइनस T प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो कितना होता है, T, ये T और साथ में √K, तब फोर्स आपका ये लगने वाला है। अगर मान लो केस नंबर 4, अगर मान लो कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, फिर Q1 और Q2, इसके दो पार्ट कर दिए गए। एक पार्ट में कुछ डाई इलेक्ट्रिक भर दिया गया, मान लिया ये K1 है, और दूसरे पार्ट में कोई डाई इलेक्ट्रिक भर दिया गया दूसरे टाइप का, मान लो यहाँ पे लकड़ी का बुरादा और यहाँ पे कांच का बुरादा भर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके डिस्टेंस मान लो R1 है और इसकी मान लो R2 है, ठीक है। अब पूरी तरीके से भरा हुआ यहाँ तक, इधर चेंबर में K2, इधर चेंबर में K1, तब फोर्स कितना काम करेगा, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 इंटू √K1, कैसे करेंगे, R1 इंटू √K1 प्लस R2 इंटू √K2, R2 इंटू √K2, और इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अगर एक और होता तो R3 इंटू √K3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका चलता चला जाएगा। तो आपको नहीं पढ़ा, पहला तो आप जानते हो 1/4 पाई ε0 किसी मीडियम में रख दिया गया, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक भर दिया गया पूरी तरीके से, फुल्ली डाई इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे फुल्ली फील्ड है ना, फुल्ली फील्ड डाई इलेक्ट्रिक है। तो केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई R²। केस नंबर थर्ड क्या है, अगर आंशिक रूप से पार्शियली फील्ड करा जाए, यहाँ पे क्या करा है आपने, पार्शियली फील्ड करा है। पार्शियली का मतलब कहीं कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, ये आपने भरा है, पार्शियली फील्ड कर दिया। जब पार्शियली फील्ड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और यहाँ पर कितना Q1 Q2, फिर R में से, इस टोटल डिस्टेंस में से आप इस T को माइनस कर लो पहले, और प्लस इसका कांस्टेंट टर्म T इंटू √K। केस नंबर 4 क्या हो जाएगा, Q1 Q2 इनके दो पार्ट करेंगे, एक पार्ट में अलग डाइलेक्ट्रिक भरा गया, दूसरे पार्ट में अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक भरा गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q1 Q2, फिर यहाँ पे R1 इंटू √K1 और R2 इंटू √K2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इनके कुछ अदर फॉर्म से भी थे। ये आपके लिए क्या होता है, कभी कभी ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं, ये आपके जो दो पॉइंट्स हैं वो नीट और IIT लेवल का कवर करेगा। नीट और IIT JEE, है ना, इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को पार्शियली फोल्ड कर दिया जाए तो वहां पे कितना फोर्स काम करता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है।
लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम के नियम की सीमाएं, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ तक ये वैलिड है। क्योंकि जो कूलॉम्स का नियम है, जो कूलॉम्स लॉ है, वो हर जगह पर वैलिड नहीं है। आप ये ना सोचना कि कहीं पर दो चार्ज आपको दिख जाएगा वहाँ पर वैलिड है, तो वैलिड हर जगह पर आपको कूलॉम्स लॉ नहीं होता है। कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ पे वैलिड है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पहला तो ये होता है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ये केवल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है बस। बाकी इसको अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो इसको हम लोग थ्योरेटिकली बहुत कम जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये बहुत कम सही होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया गया उसके बारे में बता दिया गया। लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, थ्योरेटिकली बेस्ड नहीं है। और दूसरी बात होती है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं है। कूलॉम्स लॉ जो है वो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े चार्ज, बहुत बड़े आवेशों के लिए वैलिड नहीं है। हो सकता है, नहीं बताता हूँ, हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है। ये केवल किसके लिए वैलिड है, केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। पॉइंट चार्ज के लिए ही क्या है, वैलिड है। पॉइंट चार्ज पे ही कूलॉम्स लॉ को हम लोग लगा सकते हैं, एक्सटेंडेड चार्ज पे नहीं लगा सकते। पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेश, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको बिंदु आवेश के बारे में। तो बिंदु आवेश के ऊपर लगा, एक्सटेंडेड चार्ज पे कब लगा सकते हैं, जब इनके बीच की सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मान लो एक चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, आपके घर के छत के ऊपर, और एक चार्ज रखा हुआ है आपके स्कूल की छत के ऊपर, है ना। इन दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगी। आपका घर आपके स्कूल से दूर होगा, मान लो 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर यहाँ से वहाँ देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में जो चार्ज होगा इनको कैसा दिखाई पड़ेगा, पॉइंट चार्ज, है ना। ये इनको कैसा दिखाई पड़ेगा, पॉइंट चार्ज। तो एक्सटेंडेड चार्ज पर कब लग सकता है, एक्सटेंडेड बहुत बड़े चार्ज पर तब लग सकता है जब इनके बीच की सेपरेशन बढ़ा दी जाए, है ना। अगली बात, थर्ड, जो आपका ये कूलॉम्स लॉ है तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। न्यूटन्स ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब क्या होता है, आपने अभी देखा था कि जो आपने फोर्स निकाला था F12 और F21 एक दूसरे के अपोजिट थे, एक फोर्स उधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था। तो मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे के निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक्शन रिएक्शन लॉ आपने पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक इधर और दूसरा इधर, एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस, एक दूसरे पे अपोजिट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। चौथी बात क्या होती है, चौथी बात ये होती है कि जो आपका कूलॉम्स लॉ है ना, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, मतलब आपने भी फॉर्मूला देखा था, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये है ना कि अगर डिस्टेंस को आप बढ़ा दोगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप r को बढ़ाओगे, r को अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही होता है कि अगर एक को आप घटाते हो तो अगला वाला बढ़ जाएगा, अगले वाले को बढ़ाते हो तो दूसरा वाला घट जाएगा। तो अगर आप r को डिक्रीज करते हो तो इसका फोर्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। और पांचवी बात क्या है, पांचवी बात जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यही आपकी फिफ्थ पॉइंट। अगर मान लो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, अगर दोनों के दोनों चार्ज जो हैं वो रेस्ट पे हैं, दोनों के दोनों चार्ज क्या हैं, रुके हुए हैं, तो कूलॉम्स लॉ वैलिड है। तो
तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। अगर Q1 चार्ज जो है मूव कर रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, और Q2 चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, तब भी क्या है, हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ तब भी क्या है, वैलिड है। अगर एक चार्ज Q1 जो है वो मूव कर रहा है, दूसरा चार्ज Q2 भी क्या है, मूव कर रहा है, चल रहा है, तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशन थी, मैंने बता दी आपको। पहला क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, थ्योरेटिकली इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या होती है, एक्सटेंडेड चार्ज, बहुत बड़े चार्ज पे इसको नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं, लगा तब सकते हैं जब उनके बीच की सेपरेशन को बढ़ा दिया जाए, और ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। और ये क्या करता है कि ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब एक फोर्स उधर लगाएगा, दूसरा फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, F = 1/r²। मतलब इसका क्या है, अगर आप R को इंक्रीज करोगे, सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर सेपरेशन को डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। और सबसे मेन बात आपकी ये 5 है कि कब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। दोनों चार्ज रेस्ट पे होंगे, अगर दोनों चार्ज रुके हुए हैं, कहीं पर रखे हुए हैं, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। एक चार्ज मूव कर रहा है, एक रुका हुआ है, तब कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। और दोनों चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। मतलब इन सब का अगर हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन देखें तो हम लोग ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि हमें कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए एक चार्ज रेस्ट पे रखना पड़ेगा। यहाँ देखो रेस्ट पे था, यहाँ रेस्ट पे था, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड था। यहाँ रेस्ट पे नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। तो एक चार्ज को हमें रेस्ट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिट। देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और एक तरफ हम लोग लिख लें ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, बीच की सेपरेशन R हो गई, तो फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, K Q1 Q2 /r²। और यहाँ पर अगर आपने 11 में पढ़ा होगा, एक मास यहाँ M1, यहाँ मास M2, बीच का सेपरेशन R है, तो यहाँ पे फोर्स कितना काम करेगा, Fg = Gm1 M2 /r²। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट था। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी है, ये अट्रैक्टिव फोर्स भी है, और एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है। मतलब चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। और इसमें क्या है दूसरा पॉइंट, ये ओनली क्या है, ओनली अट्रैक्टिव है। ये केवल अट्रैक्ट करता है, रिपल नहीं करता, ओनली अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा होगा कि अगर कोई गेंद ऊपर से ऊपर फेंको आप तो वापस नीचे आती है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि भैया एक दूसरे को रिपल कर दिया, कि जमीन से रिपल करके फिर ऊपर भाग गई, है ना। वो हम मानते हैं कि गिरेगी उसके बाद वापस जाएगी, है ना, वो रिपल्सन फोर्स नहीं है। अगर मान लो कि आम वहां से गिरा, हाँ, जो न्यूटन साहब ने देखा था, आम वहां पे गिरा और नीचे जमीन पर गिर गया, तो क्या होगा, क्या आम ऊपर भाग जाएगा, क्या टूटने के बाद ऊपर जाएगा ना, रिपल नहीं करता है, वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो Fg जो फोर्स है वो केवल अट्रैक्शन फोर्स होती है। और अगली बात क्या होती है कि ये होता है, ये इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आपने देखा था अभी Fe = डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये भी क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बटे में r², तो Fg भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। अब दोनों में बात करते हैं, दोनों में फोर्स पावरफुल कौन सा है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो इज मच मच ग्रेटर देन Fg। ठीक है, तो कंपैरिजन हो गया Fe और Fg में कि Fe जो है
दो चार्ज के ऊपर लगता है, जबकि ये दो मास के ऊपर लगता है। इसका फार्मूला है F(k)Q1Q2/r², इसका Gm1m2/r²। ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होती है, मतलब आकर्षण बल भी लगाती है और प्रतिकर्षण बल भी लगाती है। और ये केवल कौन सी फोर्स लगाती है? आकर्षण बल लगाती है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन दोनों में बड़ा कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम पावरफुल होती है। ठीक है। और एक बात और जान सकते हैं इसके बारे में कि ये जो होता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। आपने भी पढ़ा था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये जो आपका फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कैसा भी माध्यम हो। अगर बारिश हो रही होगी तब भी वो उतने ही फोर्स नीचे खींचेगा ना। बारिश हो रही है, पानी है एटमॉस्फेयर के अंदर, तब भी उसको हम नीचे आएगा। अगर ऐसे कुछ मौसम बढ़िया सा है तब भी हम नीचे आएगा। तो ये केवल क्या है? मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक न्यूमेरिकल जान लेते हैं और फिर हम लोग इसका आने वाला है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग टॉप 10 न्यूमेरिकल करेंगे इन दोनों के बेसिस पे, कूलॉम्स लॉ पे और इन दोनों के रिलेशन पर भी। ठीक है, तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं छोटे छोटे से, फिर उसके बारे में आगे हम लोग खूब अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। मान लो कि एक जो चार्ज है, दोनों सेम चार्ज थे, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों सेम चार्ज थे, इनके बीच का सेपरेशन r था, तो इनके जो लगने वाला फोर्स था वो F था। अब क्या करा गया कि इन दोनों चार्जेस को दोगुना कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया गया। पहले Q और Q थे, बाद में दोनों चार्जेस को क्या कर दिया गया? 2 टाइम्स कर दिया गया। और इनके बीच की जो सेपरेशन थी उसको हाफ कर दिया गया। तो बोला गया है कि इनके ऊपर जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पहले क्यों दोनों चार्ज थे, सेपरेशन r था तो फोर्स F लग रहा था। दोनों चार्जेस को दोगुना कर दिया गया है और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया गया है, तो नया फोर्स कितना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर हम लोग फर्स्ट वाले से देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से देखो तो F इज इक्वल टू के Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 होता तो Q इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाला पार्ट देखो जरा आप। सेकेंड पार्ट में क्या है? दोनों चार्जेस को F डैश मान लो अब की बार के 2 टाइम्स कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2Q इंटू में 2Q, बीच की डिस्टेंस कितनी कर दी गई? हाफ, तो R/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे F डैश इज इक्वल टू के 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, Q को Q से मल्टीप्लाई करोगे Q स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर करोगे R स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर। तो ये आपका हो गया F डैश इज इक्वल टू के, यहाँ आगे आप लिख सकते हो 4 4 जा 16, यहाँ पर के Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब जरा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, ये वाला जो टर्म है, ये जो इतना टर्म है वो यही तो लिखा हुआ है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखोगे तो F डैश इज इक्वल टू 16 और ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी F की। मतलब आपकी बार जो फोर्स होगा, जो न्यू फोर्स होगा वो 16 टाइम्स इनिशियल के बढ़ जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था आपका, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, दो सेम चार्जेस हैं, दो सेम चार्जेस हैं, इनके बीच की सेपरेशन को पहले कितनी थी, r थी, और बाद में बोला गया है कि इनके बीच की जो सेपरेशन थी वो 2 टाइम्स कर दी गई। कितनी कर दी गई, 2 टाइम्स, दोगुनी कर दी गई। तो न्यू फोर्स कितना होगा, पहले तो ये आपका F फोर्स था, न्यू फोर्स कितना होगा। तो आप इस चीज को डायरेक्ट लगा सकते हैं। आप देखो, मैं एक तरीका ये भी बता देता हूं। पहले अगर ये फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखोगे, सेकंड पार्ट को देखोगे, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में आप यहां पे देख लेंगे कि F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, पहले ये लग रहा था। सेकंड पार्ट में अगर आप आएंगे तो F डैश फोर्स आ चुका है, यहाँ पे हो गया के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस को 2r कर दिया गया और इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका F डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 आगे कर लो, ये हो जाएगा k और इनटू में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है वो कहाँ का है, यही तो है, ये किसकी वैल्यू है, f की। तो F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पे f। मतलब अब की बार क्या होगा, जो फोर्स होगा वो पहले की टाइम्स, पहले के रेस्पेक्ट में 1/4 हो जाएगा। अब इसी को डायरेक्ट भी लगा सकते थे। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पर केवल डिस्टेंस को बढ़ाया गया है, इंक्रीज करा गया है, बाकी तो चार्ज तो वही है। तो आपको फार्मूला तो ये आता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो, F अपॉन F डैश बराबर, ये बटे में लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट लिख सकते हो। ऐसा मान लो आप, ये F1 है, ये F2 है, ये अपोजिट में लिखा हुआ है तो R2 ऊपर और R1 नीचे, R2 ऊपर R1 नीचे, और इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट। F1 कितना है, F2 आपको निकालना है, R2 कितना है, बाद में कितना कर दिया गया है 2R, तो ये हो गया 2R। R1 कितना है, R और इसका स्क्वायर, R से R कैंसिल, तो F अपॉन F2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से अगर आप करोगे, है ना, F2 निकालोगे अगर आप, तो F2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, चेंज कर लो आपस में इन दोनों को, इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा F/4, मतलब पहले का 4 आया भाई। तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तुरंत उसका स्क्वायर कर लो, आपको इतना करना भी नहीं है, आपको इतना भी नहीं करना है। आपको अगर ऑप्शन में देखना पड़ेगा तो आपको तुरंत आंसर ला सकते हो। कितना करा गया, 2 टाइम्स, तो केवल नीचे कितना लिखा हुआ R, 2 टाइम्स का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 टाइम्स हो जाएगा, खत्म, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की कहानी पूरी क्लियर हुई होगी। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, उसके अदर टाइप्स भी देखे, फिर Fe और Fg में रिलेशन देखा और 1-2 न्यूमेरिकल देखे। आपको अगर ये लेक्चर क्लियर हुआ हो तो आपका जो सेकंड पार्ट आने वाला है, सेकंड पार्ट आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है अगर आपने ये समझ लिया है तो सेकंड पार्ट के जो न्यूमेरिकल होंगे, हम आपको टॉप 10 न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। टॉप 10 न्यूमेरिकल, टॉप 10 जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके बोर्ड के लिए, ना, बोर्ड के लिए और नीट, और साथ में IIT मेंस के लिए। IIT जो मेंस होता है, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूमेरिकल छांट के निकाले हैं मैंने न्यूमेरिकल को। टॉप 10 न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा। तो आप वो न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड को हैंडल करना ना भूलें, क्योंकि ये इस लेक्चर का पूरा निचोड़ हम उस चैप्टर उसमें कूलॉम्स लॉ के जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें हम लोग पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे। और जब इसका पार्ट टू हो जाएगा तो पार्ट 2 के बाद हम लोग यूज करेंगे कि कूलॉम्स लॉ का एक फॉर्म और होता है, अभी कूलॉम्स लॉ का एक फॉर्म और होता है, उसको हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो
कुलाम्स लॉ का अन्य फॉर्म भी होता है, एक अदर फॉर्म भी होता है, एक और है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो उसके हम लोग बढ़िया से न्यूमेरिकल छांट के लेकर के आएंगे, मस्त से न्यूमेरिकल, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एकदम मस्त न्यूमेरिकल होंगे उसके, जबरदस्त ना, गर्दा उड़ा देंगे उसके न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग, है ना। तो इस पार्ट को आपने समझ लिया है, तो इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है उस सेकंड पार्ट को आप देखना ना भूले। सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो पार्ट 2 आपका आएगा लेक्चर का पार्ट 2 में क्या होंगे, हम लोग टॉप 10 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, टॉप 10 न्यूमेरिकल, है ना, जो काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं आपके, और IIT और नीट के एग्जामिनेशन में रिपीट भी हुए हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना, आपको पूरी कहानी आज की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।